सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। इंडिया जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका जो है आज हम क्लास नंबर 40 करने वाले हैं। इससे पहले मैं क्लास नंबर 39 तक कंप्लीट करवा चुका हूं। आई होप आप सीक्वेंस वाइज देख रहे होंगे, कंप्लीट वीडियो सीरीज देख रहे होंगे, कंप्लीट वीडियो देख रहे होंगे, जिससे आपको एक अच्छी नॉलेज मिल रही होगी इंडिया जीके के बारे में। तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले जो है मैं मोहम्मद गोरी के बारे में डिटेल से बता चुका हूं और गुलाम वंश के बारे में बता चुका हूं। आज हम जो है दूसरा वंश डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत का, जिसका नाम क्या है, खिलजी वंश हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, खिलजी वंश छोटा सा वंश था मेरे भाई। ठीक है, सबसे छोटा वंश। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में भाई। किस वंश का कार्यकाल सबसे छोटा रहा? ठीक है, सबसे पहले आपको क्रम वाइज याद रखना होगा। यहां पे लिख रहा हूं क्रम वाइज। ठीक है, क्रमवार लिख रहा हूं। आपको पता है, आई नो, पहले नंबर पर कौन आया था? तो पहले नंबर पर गुलाम वंश आया था मेरे भाई। ठीक है, पहले नंबर पर गुलाम वंश आया था। दूसरे नंबर पर कौन आया था? यही आए थे दूसरे नंबर पर, खिलजी वंश आए थे मेरे भाई। ठीक है, बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछता है मेरे भाई। कितना ही पढ़ लो आप, इंडिया जी के कभी खत्म नहीं होगी। कितनी मोटी मोटी किताब पढ़ लो सतीश चंद्रा की, वहां से भी आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। एचएसएससी या फिर वनडे एग्जाम्स, एसएससी, रेलवे, सिर्फ यहीं से क्वेश्चन पूछती है, जितना मैं यहां पर आपको बता रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, तीसरे नंबर पर कौन आया था मेरे भाई? तो तीसरे नंबर पर जो है तुगलक वंश आया था। चौथे नंबर पर कौन आया था? चौथे नंबर पर सैयद आया था। और पांचवें नंबर पर कौन आया था? अंतिम में आया था लोधी वंश। ठीक है, ये पांच वंश आए थे और इनका कार्यकाल बता देता हूं कि कब से कब तक आए थे। ये आए थे 1206 से 1290 तक इनका कार्यकाल रहा था। और इनका कार्यकाल रहा था भाई खिलजी वंश का कब से कब तक रहा था? 1290 से 1320 तक इनका कार्यकाल रहा था मेरे भाई। तुगलक वंश की बात करूं तो इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो इनका कार्यकाल रहा था मेरे भाई 1414 से 51 तक जो है इनका कार्यकाल रहा था। सैयद वंश की बात करूं तो सैयद वंश ने कब से कब तक शासन किया? सैयद वंश ने किया ना मेरे भाई 1414 से 51 से, वो 1320 से आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा 1414 से 51 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा। और ये जो तुगलक वंश ने शासन किया था, सबसे बड़ा तुगलक वंश ने ही शासन किया था, 1320 से किया था इन्होंने। ठीक है, 1320 से कब तक किया था? 1451 तक इन्होंने किया था। ठीक है, माफ कीजिए, 1414 तक किया था इन्होंने। ठीक है, 14 से 14। और अंतिम किया था लोधी वंश ने। लोधी वंश ने कब से कब तक किया था? 1451 से 1526 तक किया था मेरे भाई। ठीक है, कैसे लिखेंगे? 1526 ऐसे लिखेंगे। 1526 में फिर कौन आ जाता है? 1526 में आपको जो है बाबर देखने को मिलेगा, जिसने मुगल साम्राज्य की नींव डाली इब्राहिम लोदी को मारकर मेरे भाई। ठीक है, चलिए इनका थोड़ा सा बता देता हूं, यहाँ पे कितने साल इन्होंने जो है काम किया या फिर इनका वंश चला। आप सभी जानते हैं, ये कैलकुलेट करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। 1206, 90 में से 6 घटा दो, कितना रह गया? 84 साल जो है इस वंश ने शासन किया था मेरे भाई। ठीक है, दूसरी बात करूं, इन्होंने कितने वर्ष शासन किया? तो 1320, मतलब 20 साल यहाँ पे हो गए और 90 में 10 साल ये जोड़ दो, 30 साल इन्होंने वंश में शासन किया। ठीक है, उसके बाद तुगलक वंश की बात करूं तो सबसे बड़ा तुगलक वंश ही था मेरे भाई 1320 से, ठीक है, 1420 ही काउंट कर लो, 100 साल हो जाएंगे। 1320 से 1420 तक अगर आप काउंट करोगे ना तो 100 साल हो गए। उसमें से 6 घटा दो, देखो 20 और 14 है ना, तो 6 साल घटा दो, कितना आ गया? 94 ईयर जो है तुगलक वंश ने शासन किया था। और सबसे बड़ा यही था मेरे भाई। सबसे छोटा कौन सा था? सबसे छोटा खिलजी वंश था, इसने 30 साल जो है लगभग शासन किया था। सैयद वंश की बात करूं तो इसने कितने सालों तक शासन किया था? 1414 से 51 है ना, तो मान लेते हैं इन्होंने कितना किया, लगभग इन्होंने कितना किया भाई मेरे हिसाब से 20 मान लो यहाँ पे, 1420, उसके बाद 20 और 30, 50 हो गया, 30 साल। 30 और कितना किया? लगभग इतना ही किया यार, 30 साल के आसपास जो है इन्होंने भी किया। ठीक है, एग्जैक्ट कर लेना आप कितना आएगा। और इन्होंने कितना किया? इन्होंने लगभग 75 सालों तक जो है ये शासन किया था मेरे भाई। ठीक है, ये भी आप देख लेना मेरे भाई। ठीक है, तो यहां तक आई होप सारी चीजें आपकी जो है क्लियर हो गई होंगी। ये एग्जैक्ट कर लेना भाई, ये 30 साल नहीं आएगा, थोड़ा सा आगे पीछे आएगा। ठीक है, ये आई होप आप कर लेंगे। तो ये वंश आपको याद रखना है, क्रम वाइज आपको याद रखना है। ठीक है, ईयर आपको याद नहीं रखने हैं, डोंट वरी, ईयर आपसे पूछेगा भी नहीं, सिर्फ ये बस एक नॉलेज के लिए आपको बताया है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे बड़ा जो वंश था, यानी कि सबसे लंबे समय तक जो वंश रहा, वो कौन सा था? वो तुगलक वंश था मेरे भाई। और सबसे छोटे समय तक कौन सा वंश रहा? तो वो खिलजी वंश रहा था। बस ये दो चीजें आपको याद रखनी है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे।
इसके बाद मैं ओवरव्यू यहाँ पे बता देता हूँ। ओवरव्यू बहुत जरूरी है इन वंशों के बारे में, यहीं से क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा आपको घबराने या फिर याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आया था, जलालुद्दीन खिलजी आया था सबसे पहले मेरे भाई, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका नाम था मेरे भाई, ठीक है। फिरोज खिलजी इसका नाम था। यही कौन था, यही संस्थापक था मेरे भाई, ठीक है। यही संस्थापक था खिलजी वंश का, जिसने 1290 में किसको मारा था, क्यूमर्स को मारा था। क्यूमर्स कौन था, गुलाम वंश का सबसे अंतिम शासक था, और जो है किसका पोता था, तो ये बलबन का पोता होता था मेरे भाई, ठीक है। तो पहले नंबर पर आ जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दूसरे नंबर पर कौन आया था, सबसे इंपॉर्टेंट शासक आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी मेरे भाई, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी कौन होता था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका भतीजा होता था। किसका भतीजा होता था, तो ये फिरोज खिलजी का जो है भतीजा होता था, या फिर जो है ये इसका जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है ये इसका जो है चाचा भी होता था और जो है ससुर भी होता था मेरे भाई, ठीक है। इसी की बेटी के साथ इसने शादी कर ली थी, अब बला बला जो भी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तीसरे नंबर पर कौन आया था, तीसरे नंबर पर आया था शिहाबुद्दीन उमर आया था मेरे भाई, ठीक है। शिहाबुद्दीन उमर आया था, बहुत कम समय के लिए जो है ये रहा था गद्दी पर। उसके बाद चौथे नंबर पर कौन आया था, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी आया था मेरे भाई, ठीक है। मुबारक खिलजी आया था। इसके बाद कौन आया था, नसरुद्दीन खुसरो शाह आया था, बस ये लास्ट था पांचवा, ठीक है। खुसरो शाह था लास्ट, खुसरो शाह लास्ट था। और ये 1320 में जो है भाई मर गया था मेरे भाई, ठीक है। इसको मार दिया था, किसने मार दिया था, आगे इसके इससे आगे वंश कौन सा आएगा, इससे आगे वंश तुगलक वंश आएगा, जिसका संस्थापक किसे माना जाता है, गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है। और खुसरो शाह को जो है गयासुद्दीन तुगलक ने मार के जो है तुगलक वंश की स्थापना की थी। बस ये क्रम जो है आपको याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब खिलजी वंश के बारे में मोटी मोटी चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं, जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, आराम से सुनना, ठीक है। लिखूंगा नहीं, लिखने से टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर भी थोड़ा बहुत जो होगा वो लिख दूंगा मेरे भाई, ठीक है। संस्थापक की बात करूं तो खिलजी वंश के बारे में, संस्थापक कौन था भाई, 1290 में इसकी स्थापना की थी, किसने की थी, फिरोज खिलजी ने की थी, ठीक है। फिरोज खिलजी ने की थी 1290 में। इसने जो है क्यूमर्स की हत्या करके जो है अपने वंश की जो है स्थापना की थी मेरे भाई, ठीक है। उदार नीति, उदार नीति का मतलब क्या है, ये एक उदार शासक होता था मेरे भाई। और इसके विपरीत, बिल्कुल विपरीत कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। वो मारकटाई में विश्वास रखता था, लेकिन ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था ये एक उदार शासक था। उदार का मतलब ये था, इसको ये लगता था कि भारत में अगर आप शासन करना चाहते हैं ना तो उनकी प्रजा को संतुष्ट करना पहले पड़ेगा मेरे भाई। तो मेन चीज ये थी, इसका ये मानना था, इसीलिए ये जो है उदार शासक होता था। अच्छा, इसका राज्याभिषेक की बात करूं तो कहां पर हुआ था, तो किलोखरी महल में इसका राज्याभिषेक हुआ था मेरे भाई, ठीक है। फिरोज शाह खिलजी का फिरोज खिलजी की बात करूं तो किलोखरी महल में इसका हुआ था भाई, किलोखरी, ठीक है। किलोखरी में जो है इसका भाई क्या हुआ था, ये जो है राज्याभिषेक हुआ था मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। उसके बाद जो है इसने अलाउद्दीन खिलजी आ गया था आगे, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का पहला अभियान कौन सा था भाई, 1296 में इसको पहला अभियान भेजा था दक्षिण भारत की तरफ, ठीक है। दक्षिण भारत का जो एक वंश होता था, कौन सा वंश होता था, देवगिरी के बारे में आप सुनो, देवगिरी के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। देवगिरी, देवगिरी का राजा कौन होता था, रामचंद्र देव होता था, रामचंद्र देव होता था। तो ये पहला व्यक्ति था रामचंद्र देव दक्षिण भारत का, जिसने जो है गुलामी स्वीकार कर ली थी, यानी कि कर देना स्वीकार कर लिया था। किसका, इसको खिलजी वंश का, या फिर कह लो अलाउद्दीन खिलजी का। इससे जो भी उसको धन मिला ना, जितना पैसा रुपया जो भी कुछ मिला, उससे जो है इसकी अपेक्षाएं बढ़ गई, इसके जो है इसकी एक्सेप्टेशंस बढ़ गई, किसकी, खिलजी मतलब अलाउद्दीन खिलजी की बढ़ गई। और उसी समय ये वापस गया, खिलजी के पास गया और इसने जो है हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी, अपने चाचा की हत्या कर दी, या कह लो अपने ससुर की हत्या कर ली, हत्या कर दी, फिरोज शाह खिलजी की हत्या कर दी और खुद गद्दी पर जो है बैठ गया मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद इसका एक गुलाम होता था, उसके बाद इसका एक गुलाम होता था जिसका नाम होता था मलिक काफूर। मलिक काफूर इसका जो है प्रसिद्ध गुलाम और सेनापति होता था। इसको क्या बोला जाता था, हजार दिनारी इसको बोला जाता था मेरे भाई, ठीक है।
दिनारी इसको बोला जाता था। क्यों बोला जाता था? क्योंकि गुजरात विजय के दौरान जो है 1000 दिनार में जो है इसको खरीदा था। किसने खरीदा था? अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसको खरीदा था मेरे भाई। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की एक महत्वपूर्ण जो है नीति थी, कौन सी थी? बाजार नियंत्रण। इसके लिए इसको जाना जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट है बाजार नियंत्रण मेरे भाई। ये अक्सर पूछा जाता है। दिल्ली सल्तनत में पहला सुल्तान बताइए कौन था जिसने बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है शुरू की थी? बाजार नियंत्रण का क्या मतलब था? अलाउद्दीन ने जो है वस्तुओं की जो कीमत होती थी ना उसको निश्चित कर दिया था, मतलब उनके जो दाम है ना वो निश्चित कर दिया था, ताकि कम वेतन में भी जो है सैनिक अपना गुजारा भत्ता जो है कर सके मेरे भाई। ठीक है, इसके लिए उसने एक शहना मंडी की भी नियुक्ति की थी। बाजार नियंत्रण जो है इसने स्थापित करने के लिए एक क्या किया था? शहना ए मंडी की नियुक्ति की थी। अब ये शहना ए मंडी का मतलब क्या है? यानी कि अधीक्षक होता था, मंडी का एक अधीक्षक होता था, यानी कि वो देख रेख करता था कि भाई जो रेट नियंत्रण, मतलब कि जो रेट लागू किए हैं, मतलब कि आपको मैंने बोल दिया भाई तू ऐसा है कि 100 रुपये के भाव में ही बेचेगा, इससे ज़्यादा जो है तू अपने भाव नहीं बेच सकता। तो ये अधीक्षक यही देखता था भाई कोई जो है जो रेट तय किया गया है उससे ज़्यादा तो नहीं बेच रहा, सिर्फ ये काम होता था। और ये काम इसलिए किया गया था ताकि बाजार पर नियंत्रण पा सके मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद इसने एक और मेन चीज़ क्या की थी? नगद वेतन। ठीक है, इसने नगद वेतन देना शुरू किया था। इससे पहले हमने गुलाम वंश देखा था। गुलाम वंश में अपने इल्तुतमिश के बारे में मैंने बताया था ना, इल्तुतमिश ने क्या देना शुरू किया था? इल्तुतमिश ने जो है नगद वेतन की जगह जो है भूमि के छोटे छोटे टुकड़े देना शुरू किया था। लेकिन ये पहला सुल्तान था मेरे भाई, पहला सुल्तान था। क्या पहला, किस चीज का पहला सुल्तान था? जिसने सैनिकों को जागीर के बजाय, जिसने सैनिकों को बदले। देखिए ये थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है ये लिखने में या फिर बोलने में, बस ये मान के आप सुनो या फिर ये मान के आप चलो। ये इतनी ओवरव्यू में ना पूरा टॉपिक मैं कवर कर रहा हूं मेरे भाई, पूरा टॉपिक यहाँ पे आ जाएगा खिलजी वंश का। इसके अलावा आपको जो बड़ी बड़ी मोटी किताब्स होती है ना, सतीश चंद्रा लगा लो या जो भी लगा लो, स्टैंडर्ड बुक्स होती है, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वनडे एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई। ठीक है, तो नगद वेतन की हमेशा बात करता है एसएससी या फिर रेलवे, एचएसएससी में बहुत बार आता है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर जो है नगद वेतन देना जो है सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को जो है भूमि के बदले में नगद वेतन देना शुरू किया। ठीक है, नगद वेतन जो है इसने देना शुरू किया था। उसके बाद इसने एक और किया था भाई, दो प्रथाएं इसने और शुरू की थी मेरे भाई। ठीक है, दो प्रथाएं कौन सी शुरू की थी? एक तो दाग प्रथा थी और एक हुलिया प्रथा थी। अब इनका क्या मतलब है? दाग और हुलिया प्रथा। तो इसने दो ये प्रथाएं शुरू की थी। दाग का मतलब क्या था? घोड़े को दागने की प्रथा। ये जितना मैंने लिख रहा हूं ना या फिर बोल रहा हूं यहाँ पे, टाइम आपको ये मत लगाना कि टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं इतना बता रहा हूं, जो अभी 18 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं ना, 18 क्वेश्चन, वो सारे इसी के अंदर से आ जाएंगे मेरे भाई। वहां पे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई। ठीक है, समझ रहे हो? ये मान के चलो कि थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों एक ही जगह करवा रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। दाग प्रथा का पता चल गया आपको। दाग प्रथा का मतलब क्या था? घोड़े को दागने की प्रथा। ये घोड़ा है भाई, याद रखना, छोड़ना नहीं है, ये घोड़ा आएगा, घोड़ा। ठीक है, घोड़े को दागने की प्रथा। अब हुलिया प्रथा क्या थी? डिस्क्रिप्शन लिखना, विवरण लिखना, इंसानों का विवरण लिखना, इंसानों का विवरण। इसका क्या मतलब है भाई? विवरण का मतलब कि वो दिखता कैसा है, उसका चेहरा कैसा है, नाक नक्शा कैसा है, ये सब लिखना। अब इन दोनों का मतलब यही था। घोड़े को दागने की प्रथा मतलब घोड़े के ऊपर एक निशान लगा दिया जाता था, जिससे जो है कोई घोड़े को बदल ना सके युद्ध के अंदर। मतलब कि उसका यही मतलब था, मेन मकसद कि भाई घोड़े, अच्छी नस्ल के घोड़े ही युद्ध के अंदर जाएं। और इंसानों का विवरण का इसका क्या मतलब था? हुलिया प्रथा मतलब कि इसका मतलब ये था, जैसे कि मैंने अपना विवरण लिख दिया, आपने मेरा विवरण लिख दिया, तो मैं ऐसा नहीं हो सके कि भाई युद्ध में मैंने तो विवरण लिखवा दिया लेकिन युद्ध करने आप मैं किसी और को भेज रहा हूं। तो ये सब मतलब था इन सभी प्रथाओं का मेरे भाई। ठीक है, इसके अलावा इसने दो और विभाग शुरू किए थे, दो नए विभाग शुरू किए थे मेरे भाई। देखिए जगह की कमी है इसलिए मैं अलग अलग लिख रहा हूं, बट डोंट वरी, इस वीडियो को अगर अच्छे तरीके से एक या दो बार आप देख लोगे ना, खिलजी वंश सच में बहुत कंप्लीट हो जाएगा आपको।
कहने की जरूरत नहीं है आपको दोबारा पढ़ना पड़े मेरे भाई, ठीक है। तो दो इसके अलावा दो नए कर भी लगाए थे इसने। तो दो नए कर कौन कौन से लगाए थे? एक तो घरी कर लगाया था और एक चरी कर लगाया था मेरे भाई, ठीक है। घरी कर, चरी कर मेरे भाई, ठीक है। दो कर इसने नए लगाए थे, एक तो घरी कर और एक चरी कर। घरी कर का क्या मतलब था? घरों पर टैक्स लगाया था। और दूसरा जो है ये चरी कर, इसका क्या मतलब था? दुधारू पशुओं के ऊपर भी जो है इसने जो है कर लगा दिया था मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद इसने क्या किया था? राजस्व सुधार किया था। राजस्व सुधार में क्या किया था? राजस्व सुधार। तो राजस्व सुधार में इसने ये किया था, 50% टैक्स लगा दिया था मेरे भाई। तो 50% टैक्स का मतलब क्या था? तो यही था, यानी कि जो भी प्रोडक्शन होएगा खेती का, उसमें जो है 50% जो है सीधा आपको राज्य को टैक्स देना पड़ेगा। और ये टैक्स लगाने का सीधा सा सिंपल यही तरीका था कि भाई अपनी जो लंबी चौड़ी सेना होती थी ना, उसका भरण पोषण करना, उसका पेट भरना, सिर्फ यही जो है इसके लिए जो है ये किया गया था मेरे भाई, ठीक है। और नया विभाग एक और बनाया था, बकाया लगान की वसूली। अगर भाई बकाया लगान, अगर बकाया लगान रह गया तो इसकी वसूली के लिए एक नया विभाग बनाया था, जिसका नाम क्या था? दीवाने मुस्त खराज। ये आपने सुना होगा, दीवान ए मुस्त खराज, मुस्त खराज। तो ये एक जो है इसने नया जो है मेरे भाई विभाग बनाया था। उसके बाद हम बात करें आगे, अलाई दरवाजा इसने बनवाया था। अलाई दरवाजा इसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। और क्या बनाया था? सीरी का किला इसने बनवाया था। सीरी का किला इसने बनवाया था। सीरी का किला क्यों बनवाया था? क्योंकि मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए जो है इसने सीरी का किला जो है मेरे भाई बनवाया था मेरे भाई, ठीक है। और इसके प्रसिद्ध जो संगीतकार और कवि होते थे, कौन होता था? अमीर खुसरो होता था। जल्दी जल्दी फटाफट चलता हूं अब। अमीर खुसरो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अमीर खुसरो जो है इसका भाई दरबारी कवि होता था मेरे भाई, ठीक है। और बस लास्ट में इसका वंश का अंत कैसे हुआ? तो वंश का अंत मैं बता चुका हूं। वंश का अंत 1320 में हो गया, बात खत्म। 1320 में जो है वंश का अंत हो गया। गयासुद्दीन तुगलक ने जो है अंतिम शासक होता था ना, खुसरो शाह, ऊपर मैंने बताया था क्रम वाइज जो शासक लिखे थे, इसीलिए बताया था अंत में जो इनका जो लास्ट होता था ना शासक, खुसरो शाह होता था। खुसरो शाह, इसको किसने मारा था? इसको मारा था गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने जो है इसको मारा था। और उसके बाद जो है तुगलक वंश की नींव डली थी। बस इतना सा ओवरव्यू आपको याद रखना है खिलजी वंश में। इससे बाहर जो है खिलजी वंश के क्वेश्चन नहीं जाएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं खिलजी वंश के एक एक करके क्वेश्चन मेरे भाई, ठीक है। यहां तक देखो सारा कुछ मैंने लिख दिया खिलजी वंश का, बस आप पढ़ो ना मेरे भाई। मैं कह रहा हूं कि कोई बच्चा ये सोचे ना कि नोट्स बनाने नहीं बनाने, भाई जो टाइम वेस्ट करना है ना वो मैं करूंगा मेरे भाई। आप सिर्फ अपना दिमाग लगाओ मल्टीपल्स टाइम रिवीजन करने में। ये नोट्स ही तो बन गए, ये नोट्स ही तो बन गए मेरे भाई, और क्या बन गए? बस इसको सेव करके रखो अपने पास में, जितना हो उसके याद करो। देखो क्या नहीं समझ आ रहा, सब कुछ मैंने सीक्वेंस वाइज लिखा है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। अब देखो जितना मैंने ओवरव्यू लिखा है ना, उसी में से आपके जो है सारे क्वेश्चन बन जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था जिसने किलोखरी के महल में अपना राज्याभिषेक करवाया था? अभी थोड़ी देर पहले बताया था खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होता था। 1290 में इसने क्यूमर्स की हत्या की थी और अपने जो है खिलजी वंश की स्थापना की थी। इसने जो है अपना जो राज्याभिषेक था वो कहां पर करवाया था? किलोखरी महल में जो है अपना राज्याभिषेक करवाया था। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। अब लिखूंगा नहीं क्योंकि एवरीथिंग डिटेल में ओवरव्यू में लिख चुका हूं, ठीक है। बार बार दोबारा लिखने का क्या मतलब है यार, समझ गए हो ना मेरी बात? तो यहां पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। उसके बाद जो है यहां पे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप सभी जानते हैं। ये जो है अपना राज्याभिषेक कब करवाएगा? 1296 में जो है ये अपना राज्याभिषेक करवाएगा और अपनी जो है चाचा को कह लो, फिर अपने चाचा की जो है ये हत्या कर देगा, क्योंकि कहाँ से आया था? दक्षिण अभियान से जो है ये आया था मेरे भाई लौट के, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। यहाँ पे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी लिखा हुआ है, ये कौन था? तो यह खिलजी वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक होता था, जिसने स्वयं को जो है खलीफा जो है घोषित किया था मेरे भाई, ठीक है। बख्तियार खिलजी ये आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा खिलजी वंश में, क्योंकि ये कहाँ का व्यक्ति है? ये गुलाम वंश का व्यक्ति है मेरे भाई, ठीक है। गुलाम वंश का व्यक्ति है। और किसका सेनापति होता था? तो ये जो है भाई किसका सेनापति होता था? पता है ना किसको सेनापति होता था? मोहम्मद गोरी का जो है ये सेनापति होता था, जिसको कहां पर भेजा गया था? वैसे इसको भेजा नहीं गया था कहीं भी, ये बिहार की तरफ बढ़ा था मेरे भाई,
बिहार और बंगाल की तरफ। इस जीत के बारे में जो है मोहम्मद गोरी ने भी नहीं सोचा था, लेकिन इसने जो है इनको भी जीत कर जो है मोहम्मद गोरी को जो है समर्पित कर दिया था मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ से जीत जात के ये सब चला गया था, मोहम्मद गोरी अपने जो है गौर में चला गया था, और जो सारा नियंत्रण था उसको सेनापति मेन था वो किसको नियुक्त किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है नियंत्रण कर गया था, मुखिया बनाया गया था। वैसे तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग किए थे इसने, बंगाल विभाग का कोई अलग कर दिया था, ठीक है, और आसपास के क्षेत्रों का अलग अलग नियुक्त कर दिया था, जैसे कि 1 2 3 नियुक्त किया था। इन तीनों के ऊपर एक चौथा बना दिया जिसका नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक होता था, जिसको दिल्ली का नियंत्रण दे दिया था। यहां तक सारी चीजें आई थिंक क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर विजय किस वर्ष प्राप्त की थी, जो दक्षिण भारत पर उसका पहला बड़ा अभियान था। 1296, बार बार बोल चुका हूं मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेम स्टोरी है जो अभी ऊपर गा के आया हूं। क्या मतलब है, अलाउद्दीन खिलजी को कहां पर भेजा था, किसने भेजा था, उसके चाचा यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने पहली बार दक्षिण भारत में भेजा था 1296 में। पहली बार ये कहां पर गया था, देवगिरी पर इसने कब्जा किया था, और देवगिरी का राजा कौन होता था, रामचंद्र देव होता था, रामचंद्र देव होता था। और दक्षिण भारत का ये पहला व्यक्ति होगा या फिर पहला शासक लगा लो जिसने जो है खिलजी का जो है कर को देना जो है कर लिया था, भाई हाँ मैं कर दे दूंगा, या फिर उसकी गुलामी स्वीकार कर ली थी, ठीक है। इसने रामचंद्र देव ने जो है अपार धन संपत्ति या सब कुछ दे दिया था इसको, अलाउद्दीन खिलजी को। इससे इसकी अपेक्षाएं बढ़ गई थी और ये वापस गया, दोबारा गया 1296 में, और अपने चाचा की जो है इसने हत्या कर दी और गद्दी पर खुद बैठ गया मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। और ये जो रामचंद्र देव था ये किस वंश का शासक था, तो ये यादव वंश का शासक होता था मेरे भाई, याद रखना, ठीक है। यादव वंश का जो है ये शासक होता था। यहां तक सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। 1290 में क्या हुआ था, 1290 में आप सभी जानते हैं खिलजी वंश की स्थापना हुई थी मेरे भाई। 1303 यहां पे लिखा गया, ये काफी इंपॉर्टेंट ईयर है भाई। क्या क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई बता सकते हैं? क्योंकि 1303 में ही जो है अलाउद्दीन ने कहां पर आक्रमण किया था, चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। चित्तौड़ से तो आई होप आपको पता चलना चाहिए, रानी पद्मावती की याद आनी चाहिए, क्योंकि उसने जो है वहां पर जोहर कर लिया था। जो है जोहर का मतलब यही होता है भाई, अपनी स्वेच्छा से जो है आग में कूद जाना, यानी कि किसी की गुलामी स्वीकार ना करना, सिंपल सी चीज ये है, इसको जो है जोहर बोला जाता है मेरे भाई, समझ गए मेरी बात को। 1310 में क्या हुआ था, इस समय जो है कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हुआ था, बस 1303 के बारे में याद रखना। इस समय जो है कौन होता था भाई, चित्तौड़गढ़ का राजा राणा रतन सिंह होते थे मेरे भाई, ठीक है। तो उसकी जो है वो युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे, जिसके बाद इनकी आखिरी उम्मीद टूट गई थी। किनकी? रानी पद्मावती की आखिरी उम्मीद जो है टूट गई थी। उन्होंने जो है इनके हाथ आने से, किसके, अलाउद्दीन खिलजी के हाथ लगने से आने से अच्छा जो है उन सभी रानियों ने जो है एक कुंड में आग लगाई, यानी कि एक जलता हुआ आग था जिसमें सारी समाई गई मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए आई थिंक। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो बाजार नियंत्रण के बारे में अभी डिटेल से बता के आया हूं ओवरव्यू के अंदर। तो बाजार नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही था, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाना, या फिर जो प्रोडक्शन हो रहा है कृषि का उस पर 50% टैक्स लगाना, या फिर नए कर लगाना जैसे कि घरी कर और चरी कर, इन सभी को लगाने का सिर्फ एक मतलब था अलाउद्दीन खिलजी का, कि भाई एक विशाल सेना का कम वेतन में भरण पोषण करना। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ इतना सा जो है मकसद इसका होता था मेरे भाई, ठीक है। विशाल सेना की आवश्यकता थी अलाउद्दीन खिलजी को, क्यों थी? क्योंकि इसने ये देख लिया था भाई यहां पर मंगोल आक्रमण करने वाले हैं, या फिर पहले कर चुके हैं मंगोल आक्रमण। आपने देखा था ना इल्तुतमिश को आक्रमण, पहली बार जो मंगोलों का आक्रमण हुआ था वो किसके समय में हुआ था, तो ये गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश के बारे में जो है, इल्तुतमिश के समय में पहला आक्रमण इनका हुआ था मेरे भाई, ठीक है। इन्हीं के लिए इसने स्थायी सेना बनाने का जो है निर्णय लिया था, और लंबी सेना होगी, जितने लोग होंगे तो उनके लिए भरण पोषण यानी कि खाना पीना भी चाहिएगा मेरे भाई। तो इसी को पोषण, इन्हीं का पेट भरने के लिए जो है एक बाजार नियंत्रण जो है शुरू किया गया था मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। शहना ए मंडी मैं आपको बता चुका हूं, शहना ए मंडी के बारे में ये जरूर याद रखना। शहना ए मंडी, शहना ए मंडी का मतलब होता था अधीक्षक होता था, मंडी का अधीक्षक होता था मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें आई होप क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया, अच्छा 3 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। किसी को अभी तक ये लगा कि 3 क्वेश्चन जो हमने देखे हैं, जो मैंने सबसे पहले ओवरव्यू दिया था खिलजी वंश के बारे में, उससे बाहर कोई इंफॉर्मेशन गई होगी? नहीं जाएगी, क्योंकि इतना ही है खिलजी वंश के बारे में जितना मैंने आपको बता दिया।
ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। 4 में बोला गया है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने घोड़े को दागने और सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा शुरू की थी। पहले ही मैंने आपको बता दिया था घोड़ों को दागने। यहां पे दो प्रथा याद रखनी है, दाग और हुलिया। दाग और हुलिया, दाग का मतलब क्या है, घोड़ों को दागने की प्रथा। और हुलिया का क्या मतलब है, हुलिया का मतलब है, हुलिया का मतलब है सैनिक का विस्तृत विवरण। विस्तृत विवरण मेरे भाई, ठीक है। बस ये दो चीजें आप याद रखेंगे, बस यही मतलब है घोड़े का दागने की प्रथा तो यही है कि कोई अपने जो है घोड़े चेंज ना कर सके, और सैनिक का विस्तृत विवरण मतलब युद्ध में कोई अपनी जगह जो है किसी और को ना भेज सके मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें आई थिंक क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो है कुछ ऑप्शन दिए गए, इनके बारे में बता देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इल्तुतमिश के बारे में सिर्फ आपको इतना याद रखना है, इसने किस प्रणाली की शुरुआत की थी, इसने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी, ठीक है। इसने किसकी शुरुआत की थी, इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। और किसकी शुरुआत की थी, चहल ए गामी, ठीक है, तुर्कान ए चहलगामी। चहलगामी, चहलगामी का क्या मतलब था, 40 लोगों का एक समूह बनाया था जो नियंत्रण पा सके, मतलब मेरे भाई, ठीक है। तो यही था, और इसको चहल ए गामी को समाप्त किसने किया था, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है चहल ए गामी को जो है बलबन ने समाप्त कर दिया था, क्योंकि बलबन जो है इसी 40 लोगों का मेंबर होता था जब ये इल्तुतमिश जो है गद्दी पर था। तो इसको अच्छी तरीके से पता था, ये बलबन को अच्छी तरीके से पता था ये तुर्कान ए चहलगामी है ना, ये इसकी पावर कितनी है और ये क्या कर सकता है। इसीलिए गद्दी पर बैठते ही इसने जो है सबसे पहला काम यही किया था कि तुर्क के चहलगामी को जो है समाप्त कर दिया था मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। बलबन के बारे में अब इतना याद रखेंगे, सिजदा और पाबोस जैसी जो है प्रथाएं इसने शुरू की थी मेरे भाई, ठीक है। आगे क्या है, आगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जान चुके हैं, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, इससे आगे वंश के बारे में हम जानेंगे। गयासुद्दीन तुगलक कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक जो है जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मेरे भाई, ठीक है। देखिए इतना डिटेल से अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मेरे हिसाब से जितना मेरा एफर्ट है ना उतना मैं यहां पर डाल रहा हूं। बस आपको मेरे लिए एक काम करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो और वीडियो को शेयर करा करो मेरे भाई, सबके साथ शेयर करा करो प्लीज, ठीक है। कुछ और भाई बहन ऐसे हो सकते हैं जिनको इन वीडियोस के बारे में अभी तक पता ही नहीं है मेरे भाई, तो मैं चाहता हूं आप सभी के साथ शेयर करो, सभी को पता चले और सभी जो है पेड जैसा जो है बिल्कुल फ्री में यहां पर अपना कंटेंट ले सके, फायदा उठा सकें और अपना जितना हो सके सिलेक्शन में जो है भूमिका इंपॉर्टेंट ले सके मेरे भाई, ठीक है। मैं फिर से कह देता हूं, तो मैं फिर से कह रहा हूं 2026 को लेकर मैं नहीं चल रहा, मैं 2029 को भी साथ में लेकर चल रहा हूं। और आपको भी यही सजेशन दूंगा, अपने दिमाग में कभी भी ये चीज मत आने दो स्पेशल अभी 2026 में कि मेरे इतने मार्क्स हैं भाई, मेरे 50-55 मार्क्स हैं, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी, क्या होगा मेरा। बिल्कुल अभी 2026 में ऐसा मत सोचो, अभी आप तैयारी पर फोकस करो। अगर अभी आपका नाम नहीं भी आया ना तो यकीन मानो अभी से आप जो तैयारी कर रहे हैं ना, वो किसकी तैयारी कर रहे हैं, 2029 की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप अभी तैयारी नहीं करोगे ना और ये सोच के छोड़ दोगे कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, अभी सीईटी मेंस होगा, फिर आगे पता नहीं सीईटी कब आएगा, ये सोच के अगर आप तैयारी छोड़ दोगे ना तो यकीन मानो जो 2029 का सीईटी परी आएगा ना उसमें भी आपका यही हाल रहेगा 50 से 55 मार्क्स का। और तब भी आप यही राग अलापोगे जो अभी अलाप रहे हो कि मेरे 50-55 मार्क्स है भाई, आएगा या सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि अभी वैकेंसी आए ना आए, लेकिन मैं दावा कर सकता हूं 2029 में बम्पर वैकेंसी निकालेंगे, क्योंकि यही वो साल है इलेक्शन ईयर का मेरे भाई। और मैं अभी से बता देता हूं कि कुछ बातें जो है बहुतों को हजम नहीं होती, लेकिन जो ये एचएसएससी है ना, या फिर ये जो एचएसएससी का तो चलो नहीं कह सकते रोल, जो हमारी हरियाणा गवर्नमेंट है ना, इसने विजन बना लिया है, ये सिर्फ अब 2029 को ही देख रही है मेरे भाई। तो आप भी ऐसे ही तैयारी करो, अपने आप को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो, ताकि 2026 में अगर ना हो तो आपको 2029 में आते ही नौकरी मिल जाए, क्योंकि यहां पर बम्पर वैकेंसी आएंगी मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि 2000 अभी आप छोड़ दो और 2027-28 में फिर से तैयारी शुरू करो, नहीं होगा, फिर जीरो पे आ जाओगे। अभी से ये जो सरकारी नौकरी होती है ना, मैं नहीं कह रहा स्पेशल एचएसएससी की, एसएससी ले लो, रेलवे ले लो, स्टेट पीसीएस ले लो, यूपीएससी ले लो, लोग 3-3 4-4 साल से लगे पड़े हैं। और यकीन मानो इतना समय लगता है मेरे भाई गवर्नमेंट नौकरी में, सरकारी नौकरी की तैयारी करने में। जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है, वैकेंसियां कम होती जा रही है ना, तो और भी बुरा हाल होने वाला है मेरे भाई। बाकी आप समझदार इंसान है, मुझसे काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आप इन चीज़ों को सोच सकते हो मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, आगे चलते हैं, ठीक है। ये जो दिया है ना भाई ये पढ़ लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं।
5 में क्या बोला गया, प्रसिद्ध अलाई दरवाजा जो कुतुब परिसर का प्रवेश द्वार का निर्माण किसने करवाया था। तो प्रसिद्ध अलाई दरवाजा है, इसका निर्माण किसने करवाया था। तो ऐसे याद रखना, अलाई से जो है अलाउद्दीन खिलजी याद रख लेना, ठीक है। तो अलाई दरवाजे का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है किया गया था। कब किया गया था, 1311 में जो है इसका निर्माण किया गया था मेरे भाई, ठीक है। कहां पर अवस्थित है, कुतुब मीनार परिसर में जो है ये जो स्थित है। कुवत इल इस्लाम मस्जिद है ना, उसके दक्षिणी प्रवेश द्वार के रूप में जो है इसका निर्माण करवाया था मेरे भाई, ठीक है। यहां तक आई होप जो है क्लियर हो जाएगी। वास्तुकला की बात करूं तो वास्तुकला की बात करूं तो यह पहली ऐसी इमारत मानी जाती है भारत के अंदर जिसका निर्माण पूरी तरह इस्लामी वास्तुकला के सिद्धांत पर हुआ है, ठीक है। इस्लामी वास्तुकला मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं आगे यहां पे क्या लिखा गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक लिखा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका निर्माण कराया था, चलिए ये तो आपको पता चल गया। ये डायरेक्ट पूछा जाता है किसका निर्माण किसने करवाया, थोड़ा सा बता देता हूं। डायरेक्ट पूछा जाता है अलाई दरवाजे का निर्माण जो है किसने करवाया था, या फिर अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था। सीधी सी बात है, अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। या फिर 4 ऑप्शन दे देता है आपको, ठीक है। यहां पे जो है क्या दे देता है, यहां पे जो है बिल्डिंग दे देगा, 4 बिल्डिंग दे देगा, और यहाँ पे जो है 4 शासक दे देगा। कहेगा बताइए मैच द फॉलोइंग करके बताओ किसका निर्माण जो है किसने करवाया था, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। पहला हो गया अलाई दरवाजा। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस किस का निर्माण करवाया था, कुवुत उल इस्लाम का निर्माण इसने करवाया था मेरे भाई, ठीक है। और इसने क्या करवाया था, कुतुब मीनार की पहली मंजिल, कह सकते हैं कुतुब मीनार का निर्माण जो है इसने शुरू करवाया था, ठीक है। पहली मंजिल इसने बनवाई थी। उसके बाद जो है तीसरी मंजिल किसने बनवाई थी, इल्तुतमिश ने बनवाई थी। और चौथी 5वीं मंजिल जो है किसने बनवाई थी, फिरोज शाह तुगलक ने जो है उसके अंदर बनाई थी मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इल्तुतमिश ने जो है कौन सी मंजिल बनाई थी, अगली 3 मंजिल जो है इल्तुतमिश ने बनाई थी। फिरोज शाह तुगलक ने जो है उसका जो कह सकते हैं कि मरम्मत वगैरह करवाई थी, या फिर अंत में 5वीं मंजिल बनाई थी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। 6 में बोला गया दक्षिण भारत के विजय अभियानों में अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य सेनापति कौन था। तो दक्षिण भारत के विजय मतलब कि जब भी दक्षिण का अभियान भेजना होता था ना अलाउद्दीन खिलजी को, तो वो किसको भेजता था, उसका प्रमुख जो गुलाम होता था या फिर कह सकते हैं मुख्य सेनापति होता था, वो कौन होता था, हजार दिनारी होता था। हजार दिनारी किसका नाम है, हजार दिनारी, तो ये नाम है मलिक काफूर का मेरे भाई, ठीक है। मलिक काफूर के बारे में बता देता हूं। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको कहां पर खरीदा था, 1299 में इसको खरीदा था मेरे भाई, ठीक है। 1299 में इसको कहां से खरीदा था, गुजरात अभियान के दौरान खरीदा था मेरे भाई, ठीक है। गुजरात अभियान के दौरान इसको खरीदा था, और 1000 दिनार में इसको खरीदा था, इसीलिए जो है इसको हजार दिनारी कहा जाता था। दक्षिण के अभियान इसके काफी इंपॉर्टेंट थे। दक्षिण के अभियान कौन कौन से इसके थे भाई, एक तो देवगिरी था, देवगिरी आया कुछ याद है, देवगिरी से इसका शासक कौन होता था, रामचंद्र देव, ठीक है, रामचंद्र देव। यहां पर इसको दोबारा भेजा था, क्यों दोबारा भेजा था, तो पहली बार तो आपको पता है 1296 में जब ये खुद गया था अलाउद्दीन खिलजी, जब इसने जो है इसकी सत्ता स्वीकार कर ली थी, इसने कहा था भाई चल ठीक है मैं तेरे को टैक्स देना शुरू करूंगा। उसके कुछ समय के बाद जो है देवगिरी का जो शासक रामचंद्र देव होता था ना, इसने जो है टैक्स देना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से जो है दोबारा इसको भेजा गया। किसको भेजा गया, अब मलिक काफूर को जो है दोबारा दक्षिण अभियान के लिए, यानी कि जो है देवगिरी जो है दोबारा भेजा गया। और भी इसके दक्षिण अभियान बहुत से, जैसे कि वारंगल का इसका दक्षिण अभियान था, द्वार समुद्रम का था, और मदुरई जैसे जो है अभियान इसने किए थे, और जो है नेतृत्व इसने किया था इन अभियानों का मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। 7 में बोला गया है अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र की विजय के बाद उसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र को जीता था और उसके बाद उसका नाम बदलकर जो है खिजराबाद कर दिया था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चित्तौड़ हो जाएगा, ठीक है। चित्तौड़ के बारे में बता चुका हूं, 1503 नहीं 1303 मेरे भाई, 1303 में इसने जो है चित्तौड़ पर जो है घेरा डाला था, और घेरा यही डाला था भाई जो पद्मावती के जो है रूप को देखकर ये आसक्त हो गया था और उसको पाना चाहता था। बला बला जो स्टोरी है उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, सिर्फ हम इतना देखेंगे चित्तौड़गढ़, ठीक है, चित्तौड़गढ़ मेरे भाई, ठीक है। और इसके जो राजा होते थे कौन होते थे, राणा रतन सिंह होते थे।
रतन सिंह होते थे। ठीक है, बस ये पाना चाहता था। और चित्तौड़गढ़ तो एक बहाना था, किला का एक बहाना था। उसके बाद जो है रानी पद्मावती ने जो है राणा रतन सिंह को इसने मार दिया था। पद्मावती जी ने जो है जौहर कर लिया था आग में कूदकर। और उसके बाद जो है विजय के बाद जो है अलाउद्दीन का जो बड़ा पुत्र होता था ना खिज्र खान, उसको जो है वहां का शासक नियुक्त कर दिया गया। और उसी के नाम पर जो है चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर जो है क्या कर दिया गया, खिजराबाद कर दिया गया। खिजराबाद जो है कर दिया गया। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। देखिए आ गया ना शहना ए मंडी, डिटेल से बता गया था। इसीलिए बोलता हूं हर शब्द में, हर शब्द का आपको मतलब पता होना चाहिए, चाहे इंग्लिश हो, साइंस हो या फिर हिंदी हो मेरे भाई। जब तक आपको इस शहना वर्ड का मतलब समझ नहीं आएगा ना, आप कितना रट्टा मार लो, मुझे पता है, मैंने भी आपके समय में जब मैं था मैं भी रट्टा मारता था। जैसे कि अगर अकबर के 9 रत्न होते हैं ना, अकबर के 9 रत्न के रट्टा मार लेते थे, इसका ये है, इसका ये है। ऐसे कभी भी आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद नहीं होंगे, सिर्फ एक दिन के लिए याद होगा आपको। जब तक इनका मतलब समझ नहीं आएगा ना, जैसे मैंने आपको बताया शहना ए मंडी, शहना ए मंडी का मतलब क्या होता है, अधीक्षक होता है। अधीक्षक किसका होता है, मंडी का अधीक्षक, यानी कि जो रेट नियंत्रण किया है ना, उसका नजर रखता था कि भाई 100 रुपए किलो ये जो भिंडी है वो दे रहा है या फिर नहीं दे रहा। जब ऐसी चीजें आपको याद रहेंगी ना, तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शहना ए मंडी जहां पर भी आप देखोगे आपको पता चल जाएगा शहना ए मंडी का मतलब क्या है मेरे भाई। समझ गए मेरी बात। चलिए आगे चलते हैं। शहना ए मंडी नामक अधिकारी की नियुक्ति अलाउद्दीन ने किस कार्य के लिए की थी, चलिए देख लेते हैं। सेना का नेतृत्व करने के लिए नहीं, गुप्तचर विभाग की देखरेख के लिए नहीं, बाजार नियंत्रण और अनाज मंडी के निरीक्षण के लिए, बिल्कुल सही है। देखो मिल गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो गया। आप देखो इसके अंदर कोई मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो ये होता था। उसके बाद हम बात करते हैं यहां पे सेना का नेतृत्व। ठीक है, ये बता देता हूं थोड़ा सा। सेना का, अरे कहां गया, सेना का नेतृत्व करने के लिए, इसके लिए जो है किस विभाग की नियुक्ति की थी, आरिज ए मुमालिक, आरिज ए मुमालिक। ठीक है, आरिज ए मुमालिक जो है इसके लिए सेनापति होता था मेरे भाई। ठीक है, गुप्तचर विभाग यहां पे लिखा गया, तो गुप्तचर विभागों को, गुप्तचर को क्या बोला जाता था, गुप्तचरों को क्या बोला जाता था, बरीद बोला जाता था। ठीक है, बरीद, यानी कि जैसे कि हमारे रो वाले एजेंट है ना, जैसे कि एक रो है, रो क्या है, रो एक संस्था है मेरे भाई, उसके अंदर जो कर्मचारी काम करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बरीद बोलते थे उस समय। ठीक है, ये आपको याद रखना है, गुप्तचरों को क्या बोला जाता था, बरीद बोला जाता था। और उनके प्रमुखों को क्या बोला जाता था, बरीद ए मुमालिक। प्रमुख को क्या बोला जाता था, बरीद ए मुमालिक। प्रमुख यानी कि रो प्रमुख कौन है 2026 के अंदर, ऐसे आपको याद रखना है मेरे भाई। ठीक है, ये हो गया है ऑप्शन नंबर सी। और ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा के लिए किस किले का जो है निर्माण करवाया गया था, तो पहले भी बता चुका हूं, ओवरव्यू में स्टार्टिंग में ही बताया था कि भाई अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सीरी के किले का निर्माण करवाया था, ऑप्शन नंबर बी। और ये सीरी के किले का निर्माण करवाना क्यों करवाया था, तो मेन काम इसका यही था, सीरी के किले का मतलब एक सेना जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रहता था अलाउद्दीन खिलजी, उसने एक यहाँ पर जो है सीरी किले का निर्माण करवा दिया था। एक बड़ी, बहुत बड़ी सेना जो है इस सीरी के किले के अंदर रहती थी, और इसी किले के अंदर जो है इनका खाना पीना, अनाज पानी सब कुछ जो है रखा गया था, ताकि मंगोल आक्रमण जैसे ही यहां पर आक्रमण करे तो पहले इस सेना जो है डायरेक्ट ये सेना जो है उसको उत्तर दे सके मेरे भाई। इसीलिए जो है सेना का जो है सेना ये बनाई गई थी, यानी कि सीरी के किले का निर्माण जो है ये करवाया गया था मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, और मंगोलों का आक्रमण आप सभी जानते हैं, पहला आक्रमण जो है इल्तुतमिश के टाइम में जो है ये हुआ था मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ और है ना, ये लाल किला का निर्माण किसने किया था भाई, कोई बता सकता है लाल किले का निर्माण? काफी इजी क्वेश्चन है, शाहजहां के द्वारा किया गया था, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, शाहजहां कौन था भाई, मुगल साम्राज्य का शासक था, ये तो पता है ना। ये भी हम ऐसे ही देखेंगे, जो मुगल साम्राज्य पूरा है ना उसको भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। जैसे कि पहले कौन आया, पहले आया बाबर, बाबर के बारे में पूरा ओवरव्यू लेंगे और वहां से जो है फिर एक एक क्वेश्चन देखेंगे। यकीन मानिएगा बाबर से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बाबर के युद्ध हो गए जो भी हो गया। बाबर के बाद कौन आया था, हुमायूं आया था, उसका पुत्र। ठीक है, हुमायूं के बाद कौन आया था, हुमायूं के बाद अकबर आया था मेरे भाई। अकबर के बाद कौन आया था, जहांगीर आया था।
जहांगीर के बाद कौन आया था? शाहजहां आया था। शाहजहां के बाद कौन आया था? शाहजहां के बाद कौन आया था? औरंगजेब आया था। आई बात समझ में? ऐसे जो है हम देखने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। इसको दो क्रम में तोड़ेंगे, यानी कि दो हिस्सों में तोड़ेंगे मुगल साम्राज्य को। क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि एक जो मेन हिस्सा था ना, इसका मेन हिस्सा यहीं तक था, औरंगजेब तक, ठीक है। यहीं तक मेन हिस्सा था, और औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हुई थी, ठीक है। 1707 के बाद जो है ये मुगल साम्राज्य टूटना फूटना या फिर बिखरना स्टार्ट हो गया था। वो उसको क्या कह सकते हैं? उसको जो है 1707 से ये कब तक चला था? 1863 तक चला था, ठीक है। 63 तक चला था, क्योंकि यहीं पर जो है बहादुर शाह जफर की जो है मृत्यु हो गई थी। तो ये दूसरा चरण है इसका, 1707 से 1863। इसको क्या बोला जाता है? मुगल उत्तर पूर्व, मतलब क्या बोलते हैं, मुगल काल का जो है पतन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। दो हिस्सों में हम इसको करने वाले हैं। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद ये तुगलकाबाद किला, ये किसने बनाया था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। गयासुद्दीन, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने इसको बनाया था। अभी भी अगर आपने देखा होगा ना, दिल्ली के अंदर एक जगह है तुगलकाबाद मेरे भाई, ठीक है। तो वो तुगलकाबाद इसी ने बसाई थी मेरे भाई, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन मेरे भाई अगर 24 घंटे में से अगर आप 1 घंटा अगर इसको दे दोगे ना, तो यकीन मानो इंडिया जीके का बहुत बड़ा पार्ट आपका क्लियर हो रहा है मेरे भाई। और अगर आप किसी और एसएससी रेलवे के लिए जा रहे हो, तो ये वीडियो वरदान है मेरे भाई। दुनिया जान के क्वेश्चन यहाँ से पूछता है मेरे भाई, ठीक है। अभी एक पोल मैं करूंगा कम्युनिटी पोस्ट में, उसमें देखेंगे एसएससी और रेलवे के कितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप भी बताना जो आप तैयारी कर रहे हैं एचएसएससी के लिए, क्या आप एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं साथ में, ये भी आप मुझे बताएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा खराज के रूप में जो है निर्धारित किया था? तो 50% किया था मेरे भाई, ठीक है। 50% क्यों किया था? वही मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। भू राजस्व खराज, खराज क्या है? यहां पे लिखा है ना खराज, ये रहा, कहां गया खराज? ये रहा खराज। खराज का क्या मतलब है? तो खराज का मतलब है भू राजस्व। भू राजस्व का मतलब क्या है? भू राजस्व का मतलब जो किसान है वो जितनी भी फसल उगाएगा ना, उसका 50% सीधा राज्य को टैक्स देना पड़ेगा मेरे भाई, राज्य को कर देना पड़ेगा। अब इसका क्या मतलब था? इसका मतलब सिर्फ यही था, जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, उसने जो अपनी बहुत बड़ी सेना जो है रखी हुई थी, उसका पेट भरने के लिए जो है ये 50% जो है टैक्स लगाया था। बस यही इसका जो है जो है मेन मोटिव होता था। उसके समय जो है खूत मुकद्दम और जो चौधरी होती थी ना, इनकी शक्ति को भी कम करना एक ये मेन इंपॉर्टेंट जो है रोल होता था, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके अतिरिक्त 2 नए कर इसने लगाए थे। 2 नए कर मैं बता चुका हूं, एक तो घरी कर और एक चरी कर, ठीक है। ये 2 कर भी जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए थे मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है किस प्रसिद्ध फारसी कवि को अलाउद्दीन खिलजी का संरक्षण प्राप्त था और जो उनके साथ अभियानों में भी जाते थे? तो अलाउद्दीन खिलजी का संरक्षण प्राप्त फारसी कवि कौन था? तो अमीर खुसरो होता था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता था। अमीर खुसरो जो था ये जो है इसका कवि होता था अलाउद्दीन खिलजी का, और अलाउद्दीन खिलजी का जहां पर भी जाता था ना, उसके अभियानों में ये अमीर खुसरो साथ जाता था मेरे भाई, ठीक है। अमीर खुसरो को क्या बोला जाता है? तूती ए हिंद बोला जाता है, ठीक है। तूती ए हिंद इसको बोला जाता है, यानी कि भारत का तोता इसको बोला जाता है, ठीक है। भारत का तोता इसको जो है बोला जाता है। इसने कितने जो है कितने शासकों का जो है कार्यकाल देखा था? 8 शासकों का इसने कार्यकाल देखा था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना, ठीक है। तो ये पूछा जाता है अमीर खुसरो ने बताओ कितने सुल्तानों का काल देखा था? तो 8 सुल्तानों का जो है इसने काल देखा था मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे बताने के लिए। अच्छा चलो एक चीज पूछ देता हूँ, खजाइन उल फुतू, खजाइन उल फुतू के लेखक कौन है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब यहां पे अलबरूनी दिया गया है, तो अलबरूनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, ठीक है। महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया था, और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी हो जाएगी? किताब उल हिंद हो जाएगी। किताब उल हिंद इसकी प्रसिद्ध पुस्तक हो जाएगी। इब्न बतूता कहां का यात्री था? इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, ठीक है।
मोरक्को कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में जो है ये स्थान हो जाएगा मेरे भाई इब्न बतूता। ठीक है, ये किसके समय में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला जो हम वंश करेंगे ना, तुगलक वंश, वहां पर मोहम्मद बिन तुगलक जब आएगा ना, तो ये इब्न बतूता भी वहां पर आपको देखने को मिलेगा। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पढ़ा लिखा इंसान था ये। कहाँ पर? दिल्ली, पूरी दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान अगर आपसे कोई पूछे तो मोहम्मद बिन तुगलक ही था मेरे भाई। ठीक है, अब फिरदौसी की बात करूँ तो यह भी महमूद गजनवी के साथ भारत का जो है, यह भी जो गजनवी था ना, उसके दरबार का कवि था फिरदौसी भी। ठीक है, ये आप याद रखना। और इसका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? शाहनामा हो जाएगा। ठीक है, शाहनामा इसका जो है प्रसिद्ध ग्रंथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर देख लेते हैं। दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों की थी? तो दीवान ए जो मुस्तखराज था, इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने बकाया जो कर रह जाता था ना, उसको वसूलने के लिए जो है दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की थी। नए सैनिकों की भर्ती नहीं, बकाया लगान राशि की वसूली के लिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो विभाग था जिसका नाम था क्या नाम था? दीवान ए मुस्तखराज। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कठोर भू राजस्व सुधारों को लागू करने के लिए दीवान ए मुस्तखराज नामक एक विशेष विभाग की जो है स्थापना की थी मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में बोला गया खिलजी वंश के किस शासक ने समय को खलीफा घोषित कर दिया था? तो किसने किया था भाई? ये किया था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या लिखा है इसके बारे में? विवादास्पद कदम था अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद। जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी ना, तो उसका बेटा था मुबारक खिलजी, इसने सुल्तान बना, मतलब अपने आप को सुल्तान घोषित किया, और उसने खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया, और समय ही खलीफा की उपाधि जो है धारण कर ली थी मेरे भाई। ठीक है, स्वयं ने जो है इसको अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु के बाद जो है उसका जो पुत्र होता था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, इसका शासन कब से कब तक था? 1316 से 20 तक इसका जो है शासन था। और इसने दिल्ली सल्तनत के अन्य सुल्तानों के विपरीत, मतलब जो दिल्ली के सुल्तान होते थे ना, उसके विपरीत अपोजिट जाके जो है बगदाद के खलीफा की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, और स्वयं को ही जो है खलीफा घोषित कर दिया था मेरे भाई। ठीक है, उपाधि की बात करूँ तो अल इमाम, उल इमाम और खलीफा अल्लाह जैसी उपाधियां जो है इसने धारण की थी मेरे भाई। ठीक है, उपाधि लिख देता हूं यहाँ पे, कोई बात नहीं, उपाधि याद नहीं रहेंगी, कई बार पूछ लेता है। ठीक है, उपाधि की बात करूँ तो इसने, किसने? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने। ठीक है, इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? अल इमाम, अल इमाम हो गई, उल इमाम हो गई, और खलीफा उल्लाह। ठीक है, ये उपाधियां जो है इसने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए किन गुप्तचरों की जो है नियुक्ति की थी? तो अलाउद्दीन जो खिलजी था, इसने बाजार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए किन गुप्तचरों की जो है नियुक्ति की थी? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बरीद और मुनियान, मुनहियान हो जाएगा। बरीद का मतलब मैंने बताया था ना, बरीद का मतलब जो है, जो गुप्तचर होते थे ना, उनको बरीद बोला जाता था। गुप्तचर, गुप्तचर, गुप्तचर को क्या बोला जाता था? बरीद बोला जाता था। ठीक है, बरीद इसको जो है बोला जाता था। और गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख होता था उसको क्या बोला जाता था? बरीद ए मुमालिक जो है उसको बोला जाता था। गुप्तचर प्रणाली की बात करूं तो यहां पर गुप्तचर प्रणाली, तो गुप्तचर प्रणाली की बात करूं तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बाजार नियंत्रण नीति की सफलता और उसके कुशल गुप्तचर तंत्र जो है, मतलब जो ये जो गुप्तचर विभाग की जो इसने नींव डाली थी ना, वो सिर्फ बाजार नियंत्रण को देखरेख करने के लिए ही जो इसके अंदर इसकी नींव डाली थी। दो प्रकार के गुप्तचरों का विभाग जो है इसने उपयोग किया था, यानी कि दो विभागों का निर्माण किया था गुप्तचर के अंदर। एक तो बरीद होता था और एक मुनियान होता था। बरीद के बारे में तो आपको पता चल गया, मुनियान यहाँ पे लिख देता हूं, मुनिहियान। कहां पर है मुनियान? ये रहा, मुनहियान है ना, मुनहियान।
तो ये क्या होता था, ये गुप्त जासूस होते थे मेरे भाई, ठीक है। एक तो जो है नॉर्मल, एक आपने देखा ना अंडरग्राउंड अंडर कवर्ड ऑफिसर होते हैं, तो ये मुनियान को अंडर कवर ऑफिसर मान लो, बस इतना सा आपको याद रखना है। एक तो गुप्तचर विभाग के जो बरीद होते हैं, नॉर्मल सीआईडी ऑफिसर होते हैं, नॉर्मल दिखते हैं भाई, ठीक है, छानबीन करते हैं अपनी, एक तो वो हो गए। जो अंडरग्राउंड ऑफिसर होते हैं ना, अंडरग्राउंड जो दिखते नहीं है, छुप छुपाकर जनता के बीच में आम जनता नागरिक बनकर जो है अपनी काम करते रहते हैं, उनको मुनियान बोला जाता था मेरे भाई, ठीक है। बस इतनी सी चीजें जो है आपको याद रखनी है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में बोला गया खिलजी वंश का शासन काल कब से कब तक चला, तो आप सभी जानते हैं 1290 तक कौन सा शासन रहा था, तो 1290 तक मेरे भाई ये गुलाम वंश रहा था। गुलाम वंश कह लो या फिर मामलूक वंश बोल लो, ठीक है। 1290 से 1230 जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये खिलजी वंश रहा था। 1320 से 1314 कौन रहा था, तुगलक वंश रहा था। 1414 से 1451 कौन रहा था, सैयद वंश रहा था, ठीक है। उसके बाद 1451 से 1526 कौन रहा था, लोधी वंश रहा था। यहां तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। 16 में क्या बोला गया है, अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य सुधारों के तहत सैनिकों को वेतन देने की कौन सी नई पद्धति अपनाई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य सुधारों के तहत सैनिकों को वेतन देने की कौन सी नीति अपनाई थी, इक्ता भूमि के रूप में वेतन, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो इल्तुतमिश ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नगद वेतन देना जो है इसने शुरू किया था। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, बताइए दिल्ली सल्तनत में कौन सा पहला सुल्तान था जिसने भूमि के बदले नगद वेतन जो है देना शुरू किया था। ऑप्शन नंबर जो है बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर, ठीक है। 17 में बोला गया अलाउद्दीन खिलजी के काल में घरी और चराई नामक नए कर किस पर लगाए गए थे। तो ये क्वेश्चन भी हम देख चुके हैं भाई, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल व्यापारियों पर, नहीं ये गलत हो जाएगा। घरों और दुधारू पशुओं पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घरी का क्या मतलब हो जाएगा, घरी का मतलब हो जाएगा घरों पर कर। और चरी कर का क्या मतलब हो जाएगा, चरी कर का मतलब हो जाएगा चराई पर कर। चराई पर कर, चराई पर कर का क्या मतलब है, यानी कि जो पशु होते हैं, गाय भैंस होती है, वो घास चरती है ना अपनी, तो वही जहां पर वो चरेगी ना, वो घास जो खाएगी उस पर लगा दिया, यानी कि दुधारू पशुओं पर। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन को। खिलजी वंश के पतन के बाद दिल्ली की सत्ता पर किस नए वंश का उदय हुआ। तो आप सभी जानते हैं लोधी वंश नहीं, तुगलक वंश जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। लास्ट शासक आप सभी जानते हैं भाई, जो खिलजी वंश का लास्ट शासक 1320 में था, और खिलजी वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था, खुसरो शाह, नजरुद्दीन खुसरो शाह होता था, जिसकी हत्या किसने की थी, गाजी मलिक ने की थी। गाजी मलिक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने जो है इसकी हत्या कर दी थी मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज नीचे को आंसर दिए गए हैं, तो ये वीडियो आज की हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आज हमने जो है कौन सा पार्ट देखा है, 39 नहीं 40 देख लिया ना, 40 पार्ट जो है आज हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया मेरे भाई, ठीक है, इंडिया जीके की। और ऐसे ही हमारी जो प्रिपरेशन है ना वो बहुत अच्छी चलती रहेगी, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे सब्जेक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, एग्रीकल्चर पूरा कर चुके हैं, CULTURE मेरे भाई, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद कंप्यूटर हमारे सिर्फ 3 टॉपिक रहे हैं, ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इंडिया जीके हमारी चली हुई है, ठीक है, और हरियाणा जीके हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। एवरीथिंग जितना मैंने किया था, प्रॉमिस किया था आपसे 60 मार्क्स का, वो मैं जो है कंप्लीट करवा दूंगा, डोंट वरी। अभी तक जो है HSSC सोई हुई है, कोई आपके एग्जाम डेट की PMT की कोई भनक नहीं है। बस यही कहूंगा जो है गुप्त विभाग से, यानी कि गुप्तचरों की तरह अपनी तैयारी आराम से घर बैठे रूम के अंदर बैठ के जो है करते रहो, किसी को बताने की जरूरत नहीं, आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो मेरे भाई, ठीक है। आराम से बैठ के अपनी तैयारी करते रहो, वही आगे बढ़ेगा जो अभी अपना समय बर्बाद करेगा पढ़ाई के अंदर मेरे भाई, ठीक है। बाकी जो फेस होते हैं ना, 3 फेस मान के चलो, 1 फेस, 2 फेस और 3 फेस। पहला फेस कौन सा होता है, जब नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। दूसरा फेस कौन सा होता है, एक बार होल्ड पे रखो। तीसरा फेस कौन सा होता है, जब आपकी एग्जाम डेट आती है।
एग्जाम डेट आती है मेरे भाई, ठीक है। मोस्टली जो 70% बच्चे होते हैं ना वो कब पढ़ते हैं, नोटिफिकेशन आता है तब पढ़ेंगे थोड़े दिन, एग्जाम डेट आएगी तब पढ़ेंगे, 15-20 दिन या 1-1.5 महीना पढ़ लेंगे। इनको लगता है कि हम ही सिलेक्शन लेंगे, लेकिन मेन सिलेक्शन कौन लेता है, ये जो बीच वाले रह गए ना, ये बच्चे बीच वाले ये लेते हैं सिलेक्शन। क्यों लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ से पढ़ के आ रहे हैं मेरे भाई, और कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे एग्जाम पेपर तक। तो ये जो कंटिन्यूटी बना रखी है ना इन्होंने, सिलेक्शन यहीं से मिलता है मेरे भाई, ठीक है, समझ गए। कोई भी डाउट, क्वेरी, सजेशन हो, कुछ भी तरीके का हो, बता देना भाई। मेरे एंड से जितना हो सकेगा ना मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। बस मेरे लिए एक काम कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि यूट्यूब तो अपना प्रमोट करता नहीं है भाई अपने आप को, ठीक है। आप ही मेरे जो भी कुछ हो, भाई बहन हो, ठीक है, आप ही जो है प्रमोट कर सकते हो इस चैनल को मेरे भाई, ठीक है। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आपके साथ। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डेफिनेटली आप शेयर करेंगे, बाकी आपकी मर्जी है मेरे भाई, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर ही मिलने वाली है मेरे भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।